Hello friends, this is me Dr. Siddharth Arora and friends today we are going to start an absolutely new series. तो हमने एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूं मैं तुम सब लोगों के लिए एंड दिस सीरीज इज गोइंग टू cater to a very important requirement of your preparation for civil service examination and that is news analysis. So ये एक बहुत ही डिफरेंट सीरीज होगी एंड आई विल ट्राई एंड इंश्योर दैट एवरीथिंग जो हम लोगों ने एडिटोरियल्स में देखा है या फिर न्यूज में देखते हैं, पॉलिटी न्यूज में देखते हैं, so everything will be analyzed on this series and please stay tuned to this series. नया एडिटोरियल होगा, नया इवेंट्स होगा, एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग इन द न्यूज़पेपर्स एंड मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि उस एनालिसिस के बिना यू इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम. और उसके साथ साथ एक दुख और भी है. दुख ये है कि भाई उसको न्यूज एनालाइज करे भी कैसे. इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बताया जाता है दैट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी एस्पिरेंट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली जो न्यूज स्टार्ट करते हैं उनके लिए करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है टू ट्राई एंड एनालाइज दिस पार्ट. सो वी आर गोइंग टू डू दिस एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट जो भी नया नया एडिटोरियल आएगा, कुछ भी न्यूज होगा, कोई भी इवेंट होगा, आई विल एब्सोल्युटली कवर इट अप विथ यू. सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी. इस कोर्स का मैंने नाम दिया है, मैंने नाम भी बड़ा सॉलिड दिया है और नाम दिया है पॉलिटी टुडे. ओके, सो एक पॉलिटी टुडे, तो इसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और एटसेट्रा ज्यादा कीवर्ड है. तो मुझे जहां से भी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई न्यूज मिलेगी, कोई भी ऐसा टॉपिक मिलेगा जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एस्पिरेंट्स को मालूम होना चाहिए, आई विल टेक इट अप. ओके, एंड फिर हम उसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगे. सो दिस विल बी अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी. अगर अभी भी तुम मिस करोगे तो मुझे पता नहीं कैसे करोगे, बट द पॉइंट हियर इज, इस बार जब हमने प्रीलिम्स में अपना रिजल्ट आते हुए देखा, इतना खुश हुए हम लोग, इतना खुश हुए, इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग इज बैंग ऑन, परफेक्ट है. वी आर गिविंग 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. सो क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए एंड मेक श्योर दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को इसका फायदा हो. सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, जो लोग मुझे नहीं जानते. ओके, और अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे रेफरल कोड सेड लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. और जैसे तुम इस रेफरल कोड को यूटिलाइज कर लोगे तुम्हें ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है और तुम टीम सेड लाइव के मेंबर बन जाते हो. अन अकेडमी पे द लार्जेस्ट एवर टीम फॉर्म इज टीम सेड लाइव एंड आई होप दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. सो इसमें हम क्या क्या करेंगे सर? तो हम इसमें करेंगे क्रिटिसिज्म, कुछ आया होगा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, कोई न्यूज, कोई इवेंट्स, एनालिसिस और सबसे खूंखार एडिटोरियल्स. तो बहुत सारे लोगों को मैं जब बोलता हूँ कि यार एडिटोरियल्स कर लो, तो बोलते हैं एडिटोरियल्स एडिटोरियल्स सर करें, पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है. कोई बात नहीं, आज के बाद ये डीमिस्टिफिकेशन हो जाएगा. तो ये डर तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा और मैं उसको तुम्हारे साथ एड्रेस करूंगा इन अ वाइड वैरायटी ऑफ वेज ताकि यू विल बी एबल टू एनालाइज दिस पार्ट ऑल्सो. सो तुम जो प्लस क्लास में आओगे तुम्हें मैं स्टैटिक पार्ट भी पढ़ा दूंगा एंड जो ये वाले पार्ट है इसमें तुम्हें करंट अफेयर्स भी समझ में आ जाएगा. बल्ले होगी तुम्हारे, मजे होगी. वेरी गुड. So we are on An Academy, which is the largest online learning platform, and this is a great platform जहां पर आपको मिलते हैं India's best educators for UPSC Civil Services Examination. और हमने awesome result देखा है इस साल. सो AIR2, AIR9, 10, 13, 14, 16, 20, इस तरह से अगर हम देखते जाए तो वी हैव प्रोड्यूस अबाउट 142 winners in this UPSC Civil Service Examination. तो दीज आर ह्यूज नंबर ऑफ रैंकर्स और मुझे पूरा पूरा यकीन है, इनफैक्ट पूरा यकीन है कि तुम में से कई ज्यादा लोगों का नाम नेक्स्ट टाइम होगा एंड वी विल कीप ऑन वर्किंग इन दैट प्रोसेस. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं. तो यूपीएससी CAC कॉम्बैट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये प्लीज याद रखना, एंड्रॉइड ऐप पर लाइव टेस्ट भी होता है. 17 अक्टूबर को ये होगा 2021. ओके, दैट इज 11 AM. तो तुमने सेड लाइव SIDLIVE कोड यूज करना है, इसका पार्ट बनना है. स्कॉलरशिप पूल है 4 करोड़ रुपीज प्लस. मजे है यार तुम्हारी. अभी भी किसी का इंतजार करो, पता नहीं किसका. सो हिस्ट्री एंड पॉलिटी स्पेशल है. मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस पार्ट. ग्रेट. ऑल्सो एक वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल. ये कैन यू इमेजिन कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा एडवांटेज दे सकता है? सो GS प्लस ऑप्शनल, अगर ओल्ड प्राइस को न्यू प्राइस से कंपेयर करोगे तो यू लुक एट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 25% एंड 10%. ऑल ऑफ दीज ऑल्सो इन आइकॉनिक क्लासेस. सिर्फ तुम्हें एक कोड याद रखना है, सेड लाइव SIDLIVE. अभी भी तुम इंतजार कर रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. और तुम्हारे पैसे भी बच रहे हैं और तुम्हें इतनी सॉलिड प्रिपरेशन भी मिल रही है. ऑल्सो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो, जिसमें 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज हो गई और प्रीलिम्स
प्लस मेंस टेस्ट सीरीज होगी। सो प्लीज याद रखना ये ऑफर 20 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, राइट? ये फ्री मिल रहा है विद 1 ईयर एंड अबव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिफोर 20th of October। ओके, सो जब डिसीजन लेना ही है तो 20 अक्टूबर तो ज्यादा दूर है नहीं, मेक श्योर दैट यू टेक दिस पार्ट। सो ये एक फेस्टिव कॉम्बो भी चल रहा है, 3 months फेस्टिव कॉम्बो, 10% तो पहले ही ऑफ है और मेरा रेफरल कोड यूज करोगे सो SIDLIVE 20th अक्टूबर तक तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी है, you'll get double the discount। ग्रेट। प्लस क्लासेस हो या आइकॉनिक क्लासेस हो, तुम एक बार इसको करके देखोगे, जैसे तुमने सेट लाइव कोड यूज किया, look at this, 72,000 becomes 64, 800, 90,000 becomes 81,000, 115,000 becomes 104,000, 153,000 becomes 138, and so on and so forth। तो टेक योर अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड्स, चाहे प्लस क्लास चाहे आइकॉनिक क्लासेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बैच कोर्सेज बीइंग लॉन्च्ड। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, डोंट अननेसेसरली वेस्ट इट। तो मेरे रेफरल कोड पर जाओ, ओके, अनअकैडमी का ऐप खोलो, तुम्हें डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सेड लाइव दिखाई देगा, तुम्हें वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी का कोर्सेज दिखाई देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस कोर्सेज दिखाई देंगे, यू विल गेट कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, यू विल ऑल्सो सी कॉम्प्रिहेंसिव PSIR एंड ऑप्शनल। तो एक बार जब टोटल करो, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, PSIR हो गया, ओके, पूरा GS2, ओके, एज वेल एज PSIR ऑप्शनल मेरे साथ, एज वेल एज, एंड दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट, इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। यूज द कोड सेट लाइव, thousands and thousands of aspirants have joined me। अब इंतजार मत करना, यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ। तो आज के कोर्स से क्या स्टार्ट होगा? तो आज के कोर्स से स्टार्ट होगा दैट आपको डीमिस्टिफिकेशन होगा। सर ये डीमिस्टिफिकेशन नाम की वस्तु क्या होती है? डीमिस्टिफिकेशन मतलब ओहो करेंगे कैसे, एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दे तो समझ में कुछ आ नहीं रहा हो तो क्या करें, कोई बात नहीं, आज के बाद वो नहीं होगा। Also, I will be helping you to connect the advanced topics of polity, governance and international relations with सब कुछ in the news and the editorials and whatever that you know। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इंटरनलाइज हो जाएगा। जैसे जब मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स होते हैं ना, जब वो इनसे प्लस क्लास में होते हैं ना, स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं जैसे वो रट रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर जाते हैं। फिर उनको बोलो कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऐसे तुरंत आंसर देते हैं। वाई? बिकॉज अब वो मेमोराइजेशन का पार्ट नहीं रहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेमोराइजेशन से वो तुम्हारा अभी तक पार्ट ऑफ नॉलेज बेस नहीं हुआ है, इट इज नॉट, यू नॉट इंटरनलाइज इट। ऑल्सो धीरे धीरे तुम्हें इसका फायदा हो जाएगा दैट यू मेक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन आंसर राइटिंग एज वेल एज इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोट्स मैं डायरेक्टली मेंशन करूंगा फ्रॉम डॉक्टर अम्बेडकर्स रीडिंग्स या डॉक्टर अम्बेडकर्स स्पीचेस या फिर नेहरू, विंस्टन चर्चिल या फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द पॉलिटिकल थॉट। तो उनमें से बहुत सारी चीजें ना तुम एग्जैक्टली एज इट इज तुम अपने आंसर में यूज कर सकते हो, तो तुम्हारे वो भी फायदा होगा। और दूसरी बात है, खुद पढ़ोगे कब समझोगे, कब तुम्हें समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, उसमें बहुत कीमती वक्त की बड़ी मेजर वेस्टेज होती है। डोंट वरी, वो दिन खत्म हो गए। आई विल हेल्प यू आउट। तो छोटे छोटे कोर्सेस में, छोटे छोटे डिस्कशंस में वी विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ। वेलकम टू पॉलिटी टुडे विद मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। आज का सेशन नंबर 1, ओके, एंड भगवान ने चाहा तो हम इसी सेशंस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे इनटू मल्टीपल सेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप यू आर रेडी, एंड ऐसे करो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, दैट विल बी बेटर, बिकॉज ये नोट्स अभी तो तुमने सुन लिया, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम तारीफ भी करोगे, मतलब तारीफ तो करोगे ही ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें थोड़ी तो तारीफ करनी चाहिए यार, हद होगी, तारीफ तो कर दो। ओके, तो तारीफ तो करोगे पर फिर हो सकता है तुम भूल जाओ, तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, रीड दिस, वॉच दिस एंड ऑल्सो मेक नोट्स। जिस एस्पिरेंट के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है इन द एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट विद सेशन नंबर 1। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक हेडेक खत्म कर देते। क्या हेडेक सर? इसमें हेडेक की क्या बात है, ये तो सिंपल सा काम है। नहीं बेटा, ये सिंपल काम नहीं। अब क्या होता है इन द न्यूज, ओके, या इन एनालिसिस, राइट, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ये कोई पर्सन लिखता है। वाह सर, ये आपने बड़ी लॉजिकल बात बताई होगी कि कोई पर्सन लिखता है। हाँ बेटा, और पर्सन जो होता है उसके सब्जेक्टिविटी भी होती है, राइट। सो एवरीबडी हैज देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट, एंड किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या नहीं अच्छा लगता। और फिर जब वो सब्जेक्टिविटी होती है और वो कोई पॉलिटिकल
पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है या फिर कोई इंटरनेशनल रिलेशन का इवेंट रख रहा होता है, किसी कंट्री के फेवर में बोल रहा होता है, किसी कंट्री के अगेंस्ट बोल रहा होता है, किसी पॉलिटिकल थॉट के फेवर में बोल रहा होता है, किसी के अगेंस्ट बोल रहा होता है, किसी गवर्नमेंट के फेवर में होता है या अगेंस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ओके, और हम तो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है नहीं, हम तो भोले भाले लॉयर्स है। ओके, तो हम तो भोले, तो हमारा तो कोई ऐसा सो कॉल्ड व्यू है नहीं। तो हम एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं इसमें कि ऑल द व्यूज एक्सप्रेस्ड हियरिन ऑफ द एडिटोरियल्स और द आर्टिकल्स बिलोंग टू द ऑथर। ओके, उसके साथ साथ देयर नॉलेज ऑल्सो बिलोंग्स टू देम, वेरी गुड, देयर कॉपीराइट ऑल्सो बिलोंग्स टू देम, सब कुछ उनका है, हम केवल एनालाइज कर रहे हैं, हम केवल भोले बच्चों की तरफ पढ़ रहे हैं। ओके, तो इनमें से कोई भी व्यू प्रो या एंटी हमारा नहीं है, हम केवल यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे। सो दिस इज द डिस्क्लेमर। सो एनीथिंग दैट आई से और हियर और वट एवर यू हियर और रीड इज कंप्लीटली द थॉट ऑफ द ऑथर्स। हाँ, हम उसकी एनालिसिस, हम उसके आर्ग्यूमेंट जरूर करेंगे, लेकिन अगर उसमें किसी के गवर्नमेंट के प्रो है या एंटी है तो उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। सो दिस इज द डिस्क्लेमर एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक आर्टिकल आया था ऑफ मिस्टर पैट्रिक हिलर, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर एज वेल एज वाइज मैन है। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ओके, तो ये पढ़ना चाहिए था और तुम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ा था। वो पढ़ा तुमने सिर्फ यहां तक था, इन डिफेंस ऑफ इंडियाज नॉइजी डेमोक्रेसी। फिर लगा भगवान जाने कौन सी नॉइजी डेमोक्रेसी। फिर एक जो थोड़े बहुत ज्यादा लोग थे जिनके पास उस दिन ज्यादा टाइम था, उन्होंने पढ़ा इन द करंट मोमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू बी क्लियर, it is important to be clear why comparisons with China are not only specious but also dangerous। तो यहां तक तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा भाई, न्यूज़पेपर आता है घर में तो पढ़ ही लेते। कुछ लोगों को टाइम मिल गया होगा तो ये लाइन भी पढ़ ली होगी। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, ज्ञानवर्धक लोग होंगे जिन्होंने इसको पूरा पढ़ा होगा। ओके, और अगर पूरा पढ़ा है तो कमाल है भाई, कमाल है। तो मेरी तरफ से तुम्हें मुबारकबाद है, तुम लोग पहुंच गए एक नए ही मुकाम पर। ज्यादातर लोग जो मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, ओके, तो उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, आज हम पढ़ लेंगे एंड तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ना कैसे होता है और इससे क्या क्या डिराइव किया जा सकता है। और मिस्टर पैट्रिक हिलर ने जो इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, इससे हम लोग क्या क्या टेक अवेज ले सकते हैं एंड व्हाट एंड आल्सो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस पार्ट। सो डिस्क्लेमर याद रखना, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं पैट्रिक हिलर साहब बोल रहे हैं, हम तो केवल पढ़ रहे हैं। राइट, सो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तुम पढ़ना स्टार्ट करो और मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे को लगा मेरे को भी तुम्हारे साथ पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसे करते ही इतना तो मैं पढ़ नहीं पाता, मेरी आंखें खराब हो जाएगी। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर पैट्रिक हिलर की पहले तारीफ कर लेते हैं। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड सोशियोलॉजी एट द ब्राउन यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये उनका कॉन्सेप्ट है इन द डिफेंस ऑफ इंडियाज नॉइजी डेमोक्रेसी इन द करेंट मोमेंट। वो चाइना के साथ इंडिया को कंपेयर करने की कोशिश करे। सर एक तो बड़ी दुख की बात है, मतलब हर चीज में चाइना के साथ कंपैरिजन क्यों? अरे कुछ कंपैरिजन्स बट नेचुरल होते हैं। कैसा सर, कैसे? बोथ ऑफ देम एशियन सुपर पावर्स, यस, बोथ ऑफ देम हैव सुपर पावर्स, बोथ ऑफ देम एशियन सुपर पावर्स। लिखते चले जाओ, ओके, ऐसे आराम से बैठे मत रहना। ओके, सो बोथ ऑफ देम एशियन सुपर पावर्स, बोथ ऑफ देम इन द एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट सिविलाइजेशन में थे, और both of them have, you know, the so-called DNA of empires. So, and both of them were victims of colonization. Yes, both of them came to their own in the terms of independence, or coming to their own around the same time, you know, 47, 49 and so on. So, वहाँ पे end of civil war हुआ. Also, both of them huge countries, huge populations, and coincidentally इस टाइम पर बोला जाता है that Asia का, this is the resurgent Asia's time. So please keep writing these words, okay? मैं बोलता चले जाता हूँ, फिर मैं अपने रिदम में आ जाता हूँ, तुम लोग जो लिख सकते हो लिख लेना। Okay, so huge countries, huge aspirations, economic boom coming, and उसके बाद सब कुछ होने के बाद, okay, we are anti one another in certain ways. Anti not in the terms of enmity, but China being a so-called communist country, right, or India being a
प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कंपैरिजन होने लाजमी है, ओके, इट इज बाउंड टू हैपन, दैट कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे। सो कंपैरिजन होते ही है, बिकॉज स्पेशली द डेंग ज़ाओपिंग का जो लिबरलाइजेशन के अबाउट 15 ईयर्स लेटर जब हमने किया, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज्यादा हो गई विज एज कंपेयर टू इंडिया, चाइना के पास मिलिट्री पावर कितनी है विज दैट ऑफ इंडिया। दूसरी बात है, चाइना हमारे परम क्या बोले मित्र ही बोल देते, ओके, पाकिस्तान मित्र तो कहीं से नहीं है वैसे वो, लेकिन उनके साथ एक कॉम्बिनेशन करा। चाइना हैज एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इंडिया बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, China believes in Mao's policy, India believes in the Gandhian Nehruvian school of thought. China and India right now have many boundary disputes, so every day it is in the newspapers. Having said so, अब ये एक अलग ही डिस्प्यूट है, कोल्ड वॉर 2.0 की बातें हो रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑब्वियस कंपैरिजंस जो दो नेबरिंग कंट्रीज है टू वेरी सिमिलर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर सिमिलर, वी आर आल्सो काइंड ऑफ डिफरेंट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव मेनी कॉमन फैक्टर्स, we have many disputed factors, obvious comparison हो रहा है। तो in defense of India's noisy democracy, अब यहाँ पर हर वर्ड को, हर अल्फाज को आपको बहुत ही वर्ड को ध्यान से देखना पड़ेगा। इन डिफेंस, तो पैट्रिक हेलर साहब डिफेंड करे इंडिया की डेमोक्रेसी, तुम देखते नहीं हो, वो डिफेंड नहीं कर रहे इंडिया की डेमोक्रेसी, वो कर रहे डिफेंस ऑफ इंडियाज नॉइजी डेमोक्रेसी। तो अब ये नॉइजी डेमोक्रेसी नाम की वस्तु क्या हुई, तो पहले ये छोड़ो, ओके, पहले देखते हैं डेमोक्रेसी नाम की वस्तु क्या होगी। तो अगर हम लूजली वर्ड को डेमोक्रेसी को करेंगे, तो एक ग्रीक वर्ड से आया था डेमोक्रेशिया, ये सब लोग मालूम है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। डेमो इज इन पीपल, क्रेशिया इज इन रूल। तो डेमोक्रेसी इज, और लिंकन साहब ने इतनी अच्छी तरह से बता दिया, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ग्रीक्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था that the people and the rule, that is kratos, that is the rule for the people of whatever country, and that way now the situation here is कि अगर डेमोक्रेसी है तो डिबेट है, डेमोक्रेसी है तो डिसेंट है, डेमोक्रेसी है तो डिस्कशन है, डेमोक्रेसी एक छोटी छोटी बातों के लिए आप लोगों से पूछना पड़ रहा है। इन अदर वर्ड्स, हर एक के पास ओपिनियन है और मुझे सबका सुनना पड़ रहा है। So the concept here is actually speaking democracy का समझते जा रहे हो और लिखते चले जाओ, okay? So these are golden words, okay, to be repeated again and again. All right. So democracy में my friends, actually मेरे ख्याल से the origin of democracy was actually against aristocracy or dictatorship, so to say. तो one man rule की जगह we, okay, I will be dominated by we, दैट वॉज डेमोक्रेसी। और जब डेमोक्रेसी, अब इसको भी ना अजीब तरह से बोला जाता है, सर हमें ना डेमोक्रेसी में आवाज बहुत आती है, क्यों? डेमोक्रेसी में इतना सारा डिबेट होता है, इतना सारा डिस्कशन होता है और इतना ज्यादा हर चीज में पूछते चले जाते हैं, उसकी वजह से नॉइस हो जाता है। अब ये अजीब सी बात है, क्योंकि ये अपने आप में पैराडॉक्स है। मतलब अगर डेमोक्रेसी में डिबेट है और डेमोक्रेसी में डिस्कशन है और डेमोक्रेसी में डिसेंट है, तभी तो वो डेमोक्रेसी है माय फ्रेंड्स। हाँ, यानी कि डेमोक्रेसी, ये वर्ड ही गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया नॉइजी डेमोक्रेसी को डिफेंड करने का कोई सवाल ही नहीं होता। नहीं समझ में आया? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू फर्स्ट, ओके? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो डेमोक्रेसी is government by the people, of the people, for the people. Now please understand what I am trying to tell you, okay? Then you will understand the beauty of this topic, okay? तुम नीचे भी जो जैसे ये जो जा रहा है ना, इसको उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, बिकॉज वो तुम्हारे करियर को बना देगा। सो यू कैन जॉइन माई कोर्सेज बाय यूजिंग द स्पेशल कोड सेट लाइव एंड गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट। अब ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो यहां पर लिखा है डेमोक्रेसी, आई एम डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। अभी तो पहली लाइन ही स्टार्ट हुई मेरे बच्चे, ओके? सो ये डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। अब तुम बोलोगे ना, ये रॉन्ग लिख रहे हो आप, ये डिफेंडिंग नॉइजी डेमोक्रेसी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉइजी डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी होती है। तो ये वर्ड एवे ही है, ओके? मतलब तुम कौन हो, मैं एवे खाम खाऊं, क्योंकि डेमोक्रेसी बाय इट्स नेचर हैज टू बी नॉइजी,
right? Democracy can only be one which will have debate, discussion, dissent, and so on and so forth. And that is why all democracies which are healthy democracies are supposed to be or are expected to be noisy. So yeah, hello sir, if you wouldn't have used the word noisy, then also a democracy. So in वो noisy से मेरे को लगता है eyeballs attract करने के लिए। वैसे मैं तो इस वर्ड के अगेंस्ट हूँ। बाकी हम लॉयर्स की, हम तो भोले भाले वकील हैं, हम हमारा कौन सुन रहा है, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं। ओके सो मतलब ये तो पैट्रिक हेलर साहब ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो मैं तो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस बता दूं। ऑल राइट, सो अब हमारे पास लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कि ये डिफेंड कर रहे हैं हमारी नॉइजी डेमोक्रेसी। वो नॉइजी है या नॉइजी ना भी हो, वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो यहाँ से पहले लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे and then we'll try and appreciate each of these words. Okay, all right, so let's get one by one. So China's developmental pathway over the last century has been spectacular. No country in history has ever grown faster and more dynamically. Now not only have hundreds of millions been lifted out of poverty, but social indicators have improved dramatically. India's developmental record has been much more mixed. Since the 1990s, Indian economy has grown impressively, but it remains far behind China in its global competitiveness. Poverty has come down, but employment prospects for the majority remain limited to low-wage, informal sector jobs that are by definition precarious. Maybe most startling of all, improvements in basic social development indicators have lagged, so much so that Yon Dres and Amartya Sen have pointed out India has actually fallen behind Bangladesh and Pakistan. तो मुझे इसमें पैट्रिक हेलर साहब की थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त होते हुए लग रही है। ओके, और ये उनकी नाराजगी है। सो कुछ यहाँ पे की वर्ड्स हैं, तो इन्होंने कुछ वर्ड्स में ये बात बोला कि चाइना का ग्रोथ प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ, ओके, फ्रॉम अ कंट्री दैट हैड बीन सो कॉल्ड suffered for the cause of colonization. Oh, so Deng Xiaoping opened up the world, and that is where we started this process. So China has or started taking economical liberalization and globalization steps about 15 years prior to what India did, approximately. Okay, so China was also suffering from the similar poverty, social, economic setbacks, and so on and so forth, indicator setback and so forth. India also did this. So China started growing, and China has continuously grown, so much so that the world is taking notice कि हो सकता है in some time to come China will become the largest economy and so on and so forth. इंडिया भी अपने आप में ग्रो किया है, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट मिस्टर पैट्रिक हेलर साहब सेड कि इतना कुछ नहीं हुआ है. ओके, एज कंपेयर टू चाइना वी हैव लैग्ड फार बिहाइंड. ऑल्सो जो भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है वो थोड़ा सा स्क्यूड है. ओके, इट इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, it is not with everyone and in all kinds of groups and so on and so forth. Also very important कि socio-economic indicators have fallen. और यार ये तो थोड़ी सी हद्दी हो गई. Like बोला जा रहा है, Yon Dres and Amartya Sen साहब बोल रहे हैं that India has actually fallen behind Bangladesh and Pakistan. सब कुछ मंजूर है, इतनी बड़ी बात ओहो ये तो सहा नहीं जा रहा. But we will have to see that is it correct or not, and let Mr. Heller okay support his और स्टेटमेंट्स और हिज ऑब्जर्वेशंस, और फिर हम भी कुछ बोलेंगे. ऐसा थोड़ा ना कि हम नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे. अब हो सकता है इनके फेवर में बोले, हो सकता है हम इनके अगेंस्ट बोले. अब कोई हमें पूछ तो रहा नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे. ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट, सो वी आर भोले भाले लॉयर्स एंड हम भोले भाले एस्पिरेंट्स है, और हम आराम से इनको आर्ग्यू करेंगे. सो चाइना इज ग्रोइंग, इसमें कोई डाउट नहीं. इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. चाइना इज फार अहेड ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. इंडिया इज ट्राइंग टू कैच अप विद चाइना, इसमें भी कोई डाउट नहीं. पॉइंट ये है ही नहीं. पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल इज चाइनाज ग्रोथ स्टोरी बेटर देन दैट ऑफ इंडिया बिकॉज चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी. बात समझ में आई या नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं. द क्वेश्चन ओवर हियर इज, द प्रेमाइस, मुद्दे की बात यह है कि is China's growth story or the competitiveness or the better socio-economic indicators better than that of India only because China is a so-called
लेकिन वैसे तो ये लोग कम्युनिस्ट अपने आप को डेमोक्रेटिक ही बोलते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक या जो मर्जी बोला जाए, ओके, इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पार्टी रूल है, इसीलिए, एंड वी आर डेमोक्रेटिक, ओके, इसीलिए वी आर लैगिंग बिहाइंड। सो इस स्कूल ऑफ थॉट को समझने के लिए हम आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जैसे मैं बोला हूं कि सांझ को आंच नहीं, ओके, वी हैव सीन दिस पार्ट दैट चाइना जब भी रिकवर करता है, सो पोस्ट कोविड भी उनकी रिकवरी जूम वर्ल्ड पीछे ये आगे, ओके, एंड ऑल्सो 70 years of economic development and policy in the People's Republic of China। तो इफ यू नोटिस माओ या यू नोटिस डेंग जाओपिंग या फिर नाउ जी जिनपिंग, ओके, यू विल नोटिस दैट दे आर राइजिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हम ऐसे ऐसे बातों पे नहीं बोलते, हम आर्ग्यू वहां करेंगे जहां आर्ग्यूमेंट का स्कोप है, जहां आर्ग्यूमेंट का स्कोप नहीं है वहां पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो October 1, 1949 मार्क द फाउंडिंग ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड दैट इज वाई। और ये बाई चांस ये पैट्रिक हेलर साहब का एडिटोरियल में से नहीं है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट ट्राइंग टू ऐड सर्टेन पॉइंट्स टू ऑल ऑफ यू। So we are understanding that yes, there are various parameters in which China has got an impressive track record, और वो impressive track record इनके growth की है और इनके economic, military and so on so forth influence की। तो हम इसमें बिल्कुल absolutely agree। So China, well done। अब point यहाँ पर यह है कि हमारा जो growth है, is it suffering because of democracy or is China's policy better with regards to governance, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इज बेटर? इसको समझने के लिए फर्स्ट वी विल हैव टू स्लाइटली लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ चाइना विज़ पीपल्स राइट्स, विज़ ह्यूमन राइट्स, विज़ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो तुम में से तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो, अगर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस टाइम पे देख रहे होंगे, तुम्हारा तो एक मिनट रुको, मेरे को कैलकुलेशन करने दो। अरे नहीं, तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हुआ होगा, 99.9% तुम्हारे ज्यादातर लोगों का वो हुआ ही नहीं होगा, बिकॉज एक बड़ा मेजर हादसा हुआ था। तो जैसे चाइना में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी रूल चल रहा था, विच इज एज गुड एज डिक्टेटरशिप। सो एक ये भी बाय द वे हेलर साहब की आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये मेरी तरफ से है, ओके, बोनांजा। सो एक चाइना में 1989 में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, विच वॉज नथिंग एल्स बट प्रो डेमोक्रेटिक so called movement and against the one party rule or the dictatorship or the violation of human rights which were happening in China. So Tiananmen Square, which is a very prominent place in Beijing, वहां पर at this large number of students gathered together and they started demanding more rights, more liberties, apart from जो ये dictatorship चल रही थी, इससे दूर होने के लिए। So at a place where they started accumulating, ऐसे सब लोग वर्ल्ड आए, and what I'm showing you बहुत सारी फोटोग्राफ BBC की फोटोग्राफ्स थे, obviously उस टाइम इतना मीडियम नहीं था। So at a place which was called as the Chang'an Boulevard, okay, they started accumulating। पहले तो वहां की सरकार ने कुछ देखा ही नहीं, okay, and we were like wow, तुम लोग पैदा नहीं हुए थे, okay। तो उस टाइम पर एवरीबडी थॉट वाओ यार ये अच्छा है, ओके, लगता है चाइना में भी एक मूवमेंट आएगा एंड द सो कॉल्ड कम्युनिज्म विल बी डिसअपियर। अच्छा, पहले हम लोगों ने कुछ देखा नहीं, वहां पर अचानक ही डिस्कशन होने लग गया बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी की कैसे इसको निपटा जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ देयर वर टू वेज, वन वाज द मॉडरेट वे, ओके, व्हिच वाज सेइंग कि यार कुछ कंसेशन दे देते हैं और खत्म कर देते हैं। नाउ चाइनीज थॉट कि नहीं यार आज थोड़ी सी कंसेशन देंगे तो कल पता नहीं क्या हो जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, because what was paramount on the mind of the leaders over there, what was paramount on the policy makers of China at that time, agar they would have been, I am repeating, quote unquote democratic, okay, तो they would have thought कि नहीं यार लोग कुछ राइट्स मांग रहे दे देते हैं, कुछ तो रियायत कर देते, कुछ तो कंसेशन करते हैं। बट हार्डलाइनर्स जो वहां पे थे, दे सेड नो, वी वोंट डू दिस पार्ट, एंड मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया बीजिंग में। You won't believe these photographs. These photographs were flashed across the TV screens of the world. So tanks started rolling. Okay, ये जो जेंटलमैन है ना, ये अमर हो गया, इनके बारे में पढ़ना, इनको टैंक मैन बोलते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत थी कि स्टूड इन फ्रंट ऑफ द टैंक, कभी टैंक लेफ्ट जा रहे तो ये भी लेफ्ट चले गए, टैंक राइट गए, तो ये भी अपने आप में एक मिसाल थी। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज जिन राइट्स को हम लोग इतना नो सो कॉल्ड इजीली ले लेते हैं इंडिया में,
ओहो साडा की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साडे कोल राइट्स है। ओके, अरे बाबा ये राइट्स के लिए लोगों ने जान दी हुई है। एंड देन द व्हाट स्टार्टेड वाज अमंग्स द बिगेस्ट क्रैकडाउन एवर इन वर्ल्ड हिस्ट्री कि टिनामेन स्क्वायर को ऐसे मिलिट्री, मुझे तो पता ही नहीं हुआ, अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ सो कॉल्ड मास मर्डर हुए होंगे। यू नो द एंटायर एरिया वाज स्वॉम्प्ड विद मिलिट्री ट्रूप्स एंड टैंक्स, एंड जो आया जो खत्म हुआ, Tiananmen Square was wiped out. This student movement was destroyed. It was amongst the most historical or amongst the most ruthless kind of crackdown on any pro-democratic movement. वर्ल्ड ने क्या किया, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया। चाइना ने क्या किया, कंटिन्यूड देयर वे ऑफ लाइफ। आज एक छोटा सा रिसर्च आया था कि डू चाइनीज पीपल रिमेंबर टिनामेन स्क्वायर? मेनी ऑफ देम डोंट इवन रिमेंबर। तो ये हिस्ट्री की गर्द में कहीं दब के खत्म हो गया, एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। तो ये चीज 30 साल पहले हुई, और ये चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड है विद रिगार्ड्स टू डेमोक्रेसी। फिर कभी कभी समझ में आता है कि इनको क्या समझाए हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में। दिस इज हाउ दे हैव डेल्ट विद देयर ओन स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स विद दैट मैटर। तो चाइना का ये ट्रैक रिकॉर्ड है विद रिगार्ड्स टू डेमोक्रेसी, एंड हमारा कॉन्सेप्ट अब यहां से मिक्स हो रहा है। अब मेरा एक सवाल है जो मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, अपने आप से मैं क्यों पूछूं, मैं तुमसे पूछता हूँ कि इज इट गुड टू बी द चाइनाज वे ऑफ पॉलिसी? क्यों भाई? क्योंकि जो मेरे को दिल करेगा मैं कर दूंगा। ओके, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। वो आगे क्या पूछेंगे तुमसे? सो दे विल सर्टेनली नॉट आस्क यू एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो उनको करना होगा वो कर लेंगे। डज इट रियली हेल्प इन गवर्नमेंट टेकिंग फास्ट डिसीजन? डज इट रियली हेल्प in making so-called very fast improvements in economies, population control, socio-economic indicators, and that is what is shown in this graph? क्या ये उसी ग्राफ की बात है? ये पता होने के लिए पहले मेरे को इससे, ये एक स्पेक्ट्रम का एक एंड है माय फ्रेंड्स। ओके, वो एंड है जहां से बीजिंग है, जहां पे क्रैकडाउन हुआ, टिनामेन स्क्वायर उड़ा दिया। और ऑन द कॉन्ट्ररी इसका ऑपोजिट देखना पड़ेगा, और वो कंपैरिजन देखना पड़ेगा, दैट ऑफ इंडिया। सो अब ये पैट्रिक हेलेस साहब बोल रहे हैं, पैट्रिक हेलेस साहब बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया जैसी कंट्रीज है, दे माइट बी, एंड आई कोट, टू डेमोक्रेटिक। अब ये बड़ी अजीब बात है यार, ये टू डेमोक्रेटिक क्या होता है? ओके, डेमोक्रेटिक ही काफी होता है, फिर टू डेमोक्रेटिक क्या होता है बेटा? बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। अब तुम भी बोलोगे सर इतनी देर में तो हम 2-3 बार ऐसे आर्टिकल्स पढ़ देते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं। आप क्या एक ही लाइन पे पीछे पड़े हुए, अभी तो दूसरा पैराग्राफ भी नहीं स्टार्ट हुआ, पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? अच्छा हाँ सॉरी, ये वाली बात ही ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड्स टू इंडिया। सो इंडिया में अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, हाँ हो रहे हैं। तो क्या हम फार्मर्स प्रोटेस्ट को अलाउ कर रहे हैं? बिल्कुल अलाउ करोगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाए। ऐसा थोड़ा कि तुम वहां के चाइना, अगर चाइना में होता तो ऐसे नेगोशिएशन कमेटी बनती नहीं बनती। सो हियर वी आर डेमोक्रेटिक। अब बात यहां पर ये नहीं है कि तुम डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो, बात यहां पर यह है कि कहां इसकी इंतहा हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन डू वी टर्न डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक? तो ये बड़ा ही खूंखार सा वर्ड हो गया सर, बिल्कुल सही बात है। सो इट इज टू डेमोक्रेटिक भी एक बड़ा मेजर थॉट प्रोसेस हो। टू डेमोक्रेटिक में जहां पर डेमोक्रेटिक इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, राइट? टू डेमोक्रेटिक कैन बिकम टू मच बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब यहां पर आप बोलोगे सर वैसे मतलब अजीब सा थॉट प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल ही होती है, तो इसमें ऐतराज क्या है? ऐतराज ये है मेरा बच्चा, सिचुएशन ये है that you will have to appreciate this at a very different school of thought again. कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। So if you notice that when I say democratic, okay, just one sec. When I say democratic, what is democracy actually? Democracy actually is that people are sovereign. Word क्या है? पीपल आर सॉवरेन। इसको समझने की कोशिश करो। हाँ सर हमको मालूम है, पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। सब्जेक्ट समझने की कोशिश करो बेटा, पॉलिटी ऐसे पढ़ते हैं। पावर इज वेस्टेड इन पीपल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया हूं, क्यों? क्योंकि मैं पीपल हूं,
ओके, और पावर इज वेस्टेड इन पीपल, ये गवर्नमेंट है। वेरी गुड, गवर्नमेंट की पावर एक्चुअली मैंने दी है, राइट, तो मेरी पावर है, मैं पावरफुल हूं। एक्चुअली ये उतनी सच बात है नहीं। वाई? बिकॉज एक्चुअली इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। क्या हो गया है यार, दिल टूट गया तुम्हारा। डेमोक्रेसी में पीपल आर सॉवरेन इज एक्चुअली नॉट अ रियलिटी, इट इज नॉट अ हार्ड कोर रियलिटी, सो टू से इट इज एब्स्ट्रैक्शन। ये एक ख्याल है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन है। सॉवरेनिटी ऑफ पीपल अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। कैसे? अगर मैं पीपल को बोलूं कि भैया तुम्हारे पास पावर है, तो ये करीब करीब मोबोक्रेसी बन जाएगी। ओके, तो ये तो इनडिसिप्लिन जो मर्जी करेंगे, ये अपने आप में एक तरह का एनार्की, अपने आप में एक टाइप की अराजकता है। पीपल में भी वेरी पावरफुल, बट जब तक एक, ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे पानी होता है ना, पानी। ओके, तो नदी का पानी होता है, तो नदी का पानी जब खासकर बरसातों में, मानसून में देखो ना, तो वो बिल्कुल अराजकता हो जाती है, इन द सेंस ओ इधर पानी उधर पानी, वो बाढ़ हो जाएगी। इज दैट गोइंग टू लीड टू एनी काइंड ऑफ, सो टू से, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस? ना। तो कैसा करोगे सर? अरे बहुत सिंपल सा तरीका है, इस पावर को वेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, डैम करना पड़ेगा, और वो डैम करके तो ही वो यूज कर किया जा सकता है इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ओके, सो नाउ अब मेरा काम है इस पावर को, पावर तो अब, वरना देखो अगर हम सब पीपल को बोलेंगे, एक आदमी बोलेगा ये कर लो, वो आदमी कर लो, वो कर लेगा, यहां तो मैदान जंग बन जाएगी। वी डोंट वांट टू हैव दैट। सो हम करेंगे, वी विल यूज सम काइंड ऑफ मेथड टू चैनल दिस पावर एंड लेट इट गो इनटू सम कंस्ट्रक्टिव मेथड। ओके, तो हमें डैम बनाना पड़ेगा। अरे डैम नहीं बनाना पड़ेगा, ये कोई डैम बनाने का टाइम है? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तुमको। ओके, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज लॉ, दिस इज प्रोसीजर्स, दीज आर इंस्टीट्यूशंस, दिस इज रूल ऑफ लॉ, दिस इज गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट होना, उसको डैम करना, कॉन्स्टिट्यूशन करना, रूल्स एंड लॉज बनाना, everything has to be understood, and then and only then you can say that democracy can be an effective popular political ideology. Okay, it will become a popular political ideology, but the context here is that we will not be able to appreciate this जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टैटिक नहीं हो सकती, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, ये डायनामिक होगी। क्यों? क्योंकि लोग बदलते हैं। ओहो, हाँ, क्योंकि लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, उनकी एस्पिरेशंस चेंज होती है, उनकी सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, उनको अलग अलग विचित्र विचित्र तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वो एक्सपोज होते हैं सोशल चेंजेस में, ओके, कल्चरल चेंजेस में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो these are always going to be socio-economic, political, okay, you will see changes, and democracy, that is why it's never a static concept. तो वो डेमोक्रेसी जो एक जमाने में चल रही थी, जैसे हम गणराज्य बोलते हैं, प्रैक्टिकली से स्पीकिंग ऑफ गणराज्य, उसको डेमोक्रेटिक भी बोला जा सकता है, बिकॉज पीपल ही है, ओके, या जनतंत्र, जैसा मर्जी बोलना बोल सकते हो। सो वो एक एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक इन द हिस्ट्री of the British early democracy, or as compared to what we are expecting today in the modern democracy, zameen aasman ka farak hai, but that's how things have to function. So now when I'm looking at democracy, we are saying that yes, a controlled, disciplined, well managed, following rule of law democracy is democracy. And where democracy starts tilting towards arajakta, anarchy, missing rule of law, then I might be suffering from what Mr. Patrick Heller is saying, too democratic. समझ में आया या नहीं? So now that we have understood this part, alright, so अब हम थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं, okay, with regards to India, but ये तारीफ के मूड में नहीं लग रहे हैं, okay, ये थोड़ा सा कुछ और ही बोल रहे हैं, but ठीक है, as I said, इसमें disclaimers है, तो हम इसमें ज्यादा कुछ interfere नहीं करेंगे. So comparing these track records, some commentators, including voices in the government, have drawn a facile lesson.
इंडिया प्रॉब्लम इट इज जस्ट टू डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे जरा सा थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करना और इस कीवर्ड को जरा पकड़ के रखना, ठीक है? मैं बाद में एक और बार पूछूंगा, सो प्लीज प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव इन माय क्लास, ओके? ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो ये है टू डेमोक्रेटिक। तो पहले ये बात बोली जा रही है, इंडिया पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम टू डेमोक्रेटिक हो, ओके? इस लाइन को पकड़ के रखना, ठीक है? तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ऑलराइट? ये पॉइंट है, ऑलराइट, इसको नोट करेंगे, ऑलराइट? Unlike China making and implementing key decisions about public investment, various reforms is impossible in the din of multiple and contradictory democratic voices. Okay, एक और लाइन। यार आप ना सोचोगे यार हद हो गई है, ये वकील साहब पॉइंट्स बना रहे हैं। बेटा आर्ग्यूमेंट करेंगे हम बाद में, हमारी को सुन नहीं रहा, हम बड़े भोले वाले हैं, लेकिन फिर भी हम आर्ग्यू करेंगे। ओके, सो दीज आर दिन एज एन आवाज, चिल्लाना, शोर शराबा ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइसेस। पकड़ के रखना बेटा, फिर मैं तुमको इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोलूंगा। व्हाट इज नीडेड आर फर्मर एंड मोर इंडिपेंडेंट फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट आर इंसुलेटेड फ्रॉम दिस कैकोफोनी। ओके, तो ये दिन, शोर शराबा, कैकोफोनी, ये सारे वर्ड्स भी मिल रहे हैं। एक्चुअली एडिटोरियल्स का ये भी फायदा होता है कि तुम्हें ना थोड़े बहुत वर्ड्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, उनको इंग्लिश वर्ड्स में मुश्किल होती है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सोर्स। नाउ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया था। एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोला कि इंडिया इज टू डेमोक्रेटिक, देयर इज टू मच ऑफ कैकोफोनी ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइसेस, और हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा हो या ऐसी गवर्नमेंट हो जो फर्म स्टेप्स ले ले beyond this, so we rise over this and start taking decisions, something on the lines of China. Okay, very good. This line of thinking was at various times being embraced by sections of left Leninism and multilateral technocrats and bankers, but increasingly has become the animating fantasy of right-wing leaders and movements ranging from elected autocrats. ओहो, शब्द देखो, शब्दों का चयन। ओके, तो ये इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मिस्टर पैट्रिक हेलर फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ऑल्सो बोल्सोनारो ऑफ ब्राजील, और सबसे सरप्राइजिंग ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जनाब थोड़े से आगे निकल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम पोल डिस्क्लेमर दे चुके हैं, ये मिस्टर पैट्रिक हेलर का पर्सनल विचार है। ओके, दिस डज नॉट बिलोंग टू द न्यूज़पेपर and this certainly does not belong to the country, and मेरे तो है ही नहीं, हम तो as I said केवल lawyers है, so हम तो aspirants है, हम तो सिर्फ पढ़ेंगे सुनेंगे, बाद में हम जवाब देंगे। Okay, the strangeness of these bedfellows alone should be cause for alarm, but in current moment it is especially important to be clear why comparisons with China are not only specious but also very dangerous. सो बहुत सारे वर्ड्स भी मिल रहे हैं। स्पीशियस मीन्स ऐसा लगता है कि सुपरफिशियली इट इज करेक्ट बट एक्चुअली इनहेरेंटली इट इज रॉन्ग। सो द क्लेम, अब यहां पर बात यहां पर ये हो रही है कि व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि आप ना डेमोक्रेसी और इसको के बेसिस पर डोंट कंपेयर द मोड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसको पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि what is Mr. Heller trying to say on the basis of the different types of government with regards to India and with that of China. So try and understand this. So मेरा पहला ऐसा एक premise होता है ना, okay? So let's do my first premise. मेरा first premise ये है कि dictatorship या फिर authoritarian rule या फिर और भी ज्यादा बुरा करना चाहते हो तो totalitarian rule, communism, जो मर्जी सोचना सोच लो, this is more favorable to development vis-a-vis democracy. तो ये इसको जो सोक्रेटियन वे ऑफ थॉट प्रोसेस में ना, इसको उल्टा करके देखते हैं। सो इसका मतलब है एवरीवन एवरी कंट्री हु वाज डिक्टेटोरियल, ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन और कम्युनिस्ट मस्ट बी वेरी वेल डेवलप्ड, तभी तो एग्जाम्पल चाइना सिद्ध होगा। नहीं, क्यों नहीं यार, हद हो गई, क्यों नहीं? चाइना को देखो, अरे चाइना को तो देखा, अफ्रीकन कंट्रीज, ओके, half of them have got some kind of dictatorial, some kind of military ruler leading,
डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का डी भी नहीं चल रहा वहां पे, खत्म करो इसको, ये नहीं होता। ये बात भी ठीक है। इनफैक्ट हमने बहुत सारी ऐसी जगह पे देखी है जहां पर डेमोक्रेसी हैज बीन मोर परफेक्ट with regards to development. Korea being a classical example, South Korea especially. So this is not entirely true. तो क्या हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बना सकते हैं कि डिक्टेटरशिप इज प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट? नो, ये गलत बात है। सो दैट इज व्हाई मिस्टर हेलर सेज दैट एनी कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना with regards to mode of development is not only specious but also dangerous. Why? Because कभी होता है ना कि ज्यादा के चक्कर में कम से चले जाओ, मतलब ऐसा बोलते पंजाबियों में, तो बोलते हैं कि हम लोगों ने ना, हमें ना डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो कभी कभी एक शायर बोलता है कि ना सोच समझ के सपने देखने चाहिए, कभी कभी सच हो जाते हैं। तो पता चले तुमने डिक्टेटरशिप मांग ली, डेमोक्रेसी को हटा दिया, और फिर ना तुम डेमोक्रेसी के लायक रहे और ना तुम्हें डेवलपमेंट मिल गई, तो कहानी से अप्पा मुक गई। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, डोंट आस्क फॉर द रॉन्ग थिंग्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज की वजह से क्या है। सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेवलपमेंट, सो टू से। सो समझ आ रहा है, आई होप तुम लोगों को मैं इसको क्लैरिफाई करके दिखा पा रहा हूं। सो यहाँ पे लिखा है द क्लेम दैट लेस डेमोक्रेसी इज गुड फॉर डेवलपमेंट does not stand up to comparative, theoretical, and ethical scrutiny. Contrary to those who believe economic management cannot be left to the whims of democratic forces. Okay. The comparative evidence clearly shows that democratic regimes have, on balance, performed better than non-democratic regimes. So, अब चाइना का एग्जाम्पल, नहीं मैं चाइना का एग्जाम्पल क्यों ना लूं? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ चाइना के एग्जाम्पल को यूज करके चारों तरफ नहीं कर सकते। सो चाइना विद अ हिस्ट्री ऑफ स्टेट बिल्डिंग गोइंग बैक 2 मिलेनिया एंड एन एक्सेप्शनली वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन एंड ब्रूटल फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। वैसे मैं ऐसा मतलब ये भी एक तरीका है ना, अदाएं, ये अदाएं बेनियाजी तुम्हें बेवफा मुबारक, ऐसी भी क्या बेरुखी कि सलाम तक न पहुंचे। मतलब आपने इन ऑथर साहब के थॉट प्रोसेस देखा है, कितने अच्छी तरह से इन्होंने वर्ड्स लिखा हुआ है जिसको पता ही नहीं चला कि इनके मन में क्या है। क्यों? क्योंकि ये लिख रहे हैं गोइंग बैक टू मिलेनिया एंड एन एक्सेप्शनली वेल ऑर्गेनाइज, अच्छा, डिसिप्लिन्ड एंड ब्रूटल फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। मतलब तीनों ही वर्ड्स लिख दिए इन्होंने। पहले लग रहा था तारीफ कर रहे, फिर लास्ट में लिखते खतरनाक वर्ड है, आदमी लास्ट में कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये लिख क्या रहे, ये एक्चुअली तारीफ करे चाइना की बुराई करे। पर अपने को क्या फर्क पड़ता है, हम तो भोले, हमें तो जो बोल दोगे वो मान जाएंगे। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है दैट especially this has performed well, but you cannot say the same thing with regards to the concept in various African countries and West Asian countries also. So मैंने जैसे बोला अफ्रीकन वेस्ट एशियन कंट्रीज में से बहुत सारी जगह पे मिले जहां पे डिक्टेटरशिप था, मिलिट्री रूल था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो नो डेवलपमेंट। ऑल्सो इफ यू नोटिस ओके दैट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के होने के बाद भी वहां पे कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से लैटिन अमेरिकन मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफ द 1960s and 70s had a terrible economic and social record, and it was with the return of democracy and the so-called pink wave of left populist parties that prosperity and social progress were ushered in. So Latin American countries में I hope सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा. So there was these pink waves, the Hugo Chavez of Venezuela, okay, if you remember, the Lula da Silva of Brazil, and the entire concept of understanding Evo Morales of Bolivia, जिन्होंने जो सो कॉल्ड, जिनको 3 मस्केटियर्स बोला जाता था ऑफ द पिंक वेव ऑफ डेमोक्रेसी रिटर्निंग बैक टू द साउथ अमेरिकन नेशन, और बोला जाता है कि वहां से प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हुई। अब यार कंफ्यूजन हो गई यार, हद होगी। डिक्टेटरशिप चाइना में फंक्शन कर रही है, डिक्टेटरशिप वेस्ट एशिया में फंक्शन नहीं कर रही। डिक्टेटरशिप चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, डिक्टेटरशिप वेस्ट एशियन कंट्रीज में फंक्शन नहीं कर रही। डिक्टेटरशिप जब तक थी साउथ अमेरिकन नेशंस में, जब तक ताइवान में, साउथ कोरिया में थी, तब तक तो वहां पर मिलिट्री रेजिम्स थी, तब तक तो वहां पर खराब हालात थे। जैसे वहां पर डेमोक्रेसीज आई, जैसे वहां पर पिंक वेव आई, इनफैक्ट तुम्हें ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम ही होना चाहिए कि इसको पिंक वेव क्यों बोलते हैं, बिकॉज पिंक वेव वाज नॉट कम्युनिज्म। अगर तुम्हारे मन में कहीं से विचार आएगा कि ये सर पिंक वेव मतलब
ओहो ये लगता है कम्युनिज्म वापस आया। पिंक वेव वाज सोशलिज्म, बट वो ना कम्युनिज्म था ना वो लिबरल था, वो कहीं ना कहीं एंटी यूएस पॉलिसीज के कॉन्सेप्ट में मान लिया गया था। सो दैट वाज अ पिंक वेव। तो क्या सच है यार? सच ये है मेरे बच्चा कि इसमें कोई कोरिलेशन ही नहीं है। Hence, I would absolutely to a certain agree that don't unnecessarily compare India with China with regards to these matters. Because आप डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप ये सारी चीजें नहीं बोल सकते, इट विल गो कंप्लीटली रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ गुड कंपैरिजन एट ऑल। सो लेट अस लुक एट दिस विथ, फिर हम पीछे रह रहे हैं तो क्या किसी और वजह से रह रहे हैं, और वी आर लुकिंग, वो बोलते हैं ना लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। वी आर नॉट लुकिंग एट द रॉन्ग डायरेक्शन, वी आर नॉट कंप्लीटली haywire with this. So let us continue with Mr. Heller's observation. He says, most pointedly though, one only has to look within India to understand how democracy and development can thrive together. तो क्या मैं अपनी आर्ग्यूमेंट को लेकर जा पाया कि यार तुम चाइना मत देखो यार, हर चीज में चाइना देख रहे हो, डेवलपमेंट देख रहे हो चाइना देख रहे हो, अरे नहीं देखना बाबा अपने को। वी डोंट वांट टू सी चाइना विद दिस मैटर। ये हमारी प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, इट इज जस्ट एन ऑब्स्टिकल, ये हमारा इशू है। हाउ डज चाइना कम इनटू द पिक्चर, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कम्युनिज्म एंड डिक्टेटरशिप सो एज टू सो अगर हमारा ये बात गलत हो जाता, अगर हमारा ये गलत हो जाता, तो मिस्टर हेलर सेज दैट अगर अगर डेमोक्रेसी वाज द वन जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो सकती, अगर डेमोक्रेसी इज द वन विच इज क्रिएटिंग अ ब्रेक, तो भाई फिर तो लफड़ा है। क्यों? क्योंकि फिर केरला कैसे ठीक है, ओके, तमिलनाडु कैसे ठीक है, ओके, गुजरात मॉडल कैसे ठीक है। वैसे इन्होंने लिखा नहीं है, मैं खुद ही ऐड कर रहा हूँ, गुजरात का नाम नहीं लिया इन्होंने, ओके। तो ये मेरे मन का भोलापन है कि मैं खुद ही इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये नहीं मेंशन कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो गुजरात मॉडल कैसे इंप्रूव हो गया, ओके, हाउ आर थिंग्स इंप्रूविंग इन वेरियस अदर स्टेट्स, फिर इन्होंने सिर्फ केरला एंड तमिलनाडु का नाम लिया। बट दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज नो कोइंसिडेंस that both also have the longest and the most sustained popular democratic movements and intense party competition in the country. इन्होंने तो एक्चुअली उल्टा बोल दिया। In contrast, in Gujarat, where single party Bharatiya Janata Party rule has been in place for nearly a quarter century, growth has been solid but accompanied by increased social exclusion and stagnation in educational achievement and poverty reduction. ओके, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस पार्ट। वो ऐसे बोलते हैं ना कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस, तो हम बोलेंगे नो कमेंट्स। ओके, सो तुम समझ ही रहे हो, ओके, कि मैंने इस क्लास में स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर क्यों बोला था। सो आई एम नॉट सेइंग दिस पार्ट, हम इसमें से वो काम का ले लेंगे जो हमारे काम का है, बाकी हम छोड़ देंगे। सो द कंपेरेटिव रिकॉर्ड लीव्स लिटिल डाउट that on balance democracies are better at promoting inclusive growth. हाँ, ये कंपेरेटिव ग्रोथ की लाइन अगर मैं छोड़ दूं तो ये वाली बात तो सही है दैट डेमोक्रेसीज आर बेटर एट प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये हमारे डेमोक्रेसी है ना माय फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारे डीएनए में है। तो कोई हमको ना समझाए, इस देश को, हिंदुस्तान को, देश को, इंडिया को ना समझाया जाए कि डेमोक्रेसी क्या है। इनफैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट फिलॉसफी ऑल्सो। सो इंडिया में डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट हमको किसी से भी लेसन लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट एंशियंट इंडियन फिलोसफी इज एम्बेडेड, डेमोक्रेसी इज एम्बेडेड इन एंशियंट फिलोसफी। तो जब मुझे पूरा यकीन है कि जब ग्रीक ने द सो कॉल्ड डेमोक्रेशिया वर्ड को यूज किया था, उससे कई साल पहले, कई हजारों साल पहले, शायद आई डोंट इवन नो, ओके, सभा एंड समिति का कॉन्सेप्ट था। ओके, इफ यू नोटिस ऋग्वेद ऑल्सो, ओके, ऋग्वेद में भी राजसभा का नाम दिया गया। ओके, सो दिस वाज, अरे अगर हम महाभारत की बात करेंगे तो भी आपको डेमोक्रेसी का या फिर द सो कॉल्ड आंसरेबिलिटी ऑफ द किंग का कॉन्सेप्ट हुआ होगा। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सर धर्म कहां से आ गया सर? रिलीजन नहीं मेरा बेटा, ये धर्म उस रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा। दिस धर्म वॉज नॉट एस्टैब्लिश रिलीजन। दिस धर्म चक्र और धर्म जिसे बोला गया वॉज नॉट द धर्म और रिलीजन, इट वॉज नथिंग एल्स बट जस्टिस, इट वॉज नथिंग एल्स बट द रूल ऑफ लॉ।
to which everyone was answerable, including the king. So the king, the army, the ministers, everyone was answerable to the rule of law, and that law was same for everyone. So in fact, if we notice on this part that even the king को बोला जाता था कि यार ये ना you are only the representative of the people's will, and you are ruling for their welfare. You're just sitting. It is a responsibility. It is not your privilege. And बोला जाता था the king could not even wage a war without the approval of the Rashtra Sabha. In other words, democracy का जो main concept है, which is nothing else but answerability, which is nothing else but responsibility, which is nothing else but checks and balances. ये सब कुछ was based upon king's concept, was based upon ancient Indian philosophy also. So ये democracy word हमको सीखने की जरूरत है? अरे ना भैया, हमें तो बहुत पहले से आती है. सो एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दिस पार्ट. हेंस डेमोक्रेसी कभी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही लिमिटेड नहीं हो सकती. इट हैज टू बी अ सोशल आइडियोलॉजी. इट हैज टू बी इनग्रेन्ड इन योर डीएनए एज अ नेशन, इन योर पीपल. तो जब हम लोग बोलते हैं, अब देखो इसको फिर समझने की कोशिश करो. अब तुम सोचोगे यार एक छोटा सा आर्टिकल था, मतलब हम तो कब कब पढ़ के मुका के चले जाते. ये सिद्धार्थ सर ने जान लेकर रखी हुई है हमारी. नहीं बेटा, पढ़ लो बेटा, टॉप करोगे फिर तो. सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये कि डेमोक्रेसी एक तरह से इज प्रोबेबली द ओनली वे, इट इज प्रोबेबली द ओनली वे इन विच मेरा सेल्फ एस्टीम एज अ पर्सन इंटैक्ट रहता है. मतलब मेरा स्वाभिमान इंटैक्ट रहता है. I am a citizen, but I am a citizen of a nation. मेरे पास क्या तुम्हें नहीं लगता it is a matter of my self-esteem that I am being ruled by my elected representative. ये जो मेरे elected representatives है, which is elected representatives है, who are ruling, कितना ही superb concept है. The government is ruling me through my power being transferred to them. So when I look at the power being transferred to the government, in other words, मैं दे रहा हूं उनको अपनी सहमति, कंसेंट. इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट रूल्स अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द पीपल. इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है जन आदेश, जनता का आदेश. सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल नहीं होती, बट ये छोटी पॉपुलेशन में, जैसे स्विट्जरलैंड के कैंटोन एरियाज में होते हैं, वहां पे स्कूल खोलो, स्कूल बंद करो, छोटी छोटी चीजों के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी किया जा सकता है. ऑल्सो रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर द वंस जिसमें आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है. बट आमतौर पे मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव अडॉप्टेड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट. That is popularly called as the representational democracy. इसलिए मैं representation की बात कर रहा हूँ. I'm not trying to by any standards dilute the concept of direct democracy. लेकिन सिनारियो कुछ और है. मैं कॉलोनी था इंडिया, फॉरेन रूलर्स चले गए, फिर मेरा सेल्फ एस्टीम तो खत्म है. क्यों? मुझे किसी ने पूछा ही नहीं इतने साल, मेरे को किसी ने वैल्यू नहीं दी, मेरे राइट्स नहीं थे, मुझे कुछ स्वाभिमान ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं. आई डोंट यू थिंक दैट कॉलोनीज को सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट ये मिलने वाला था कि यार आई हैव यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, आई कैन रूल थ्रू द इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरी है. मैं बड़े जोर शोर में बोल सकता हूं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरी है, ये मेरे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स है. कितना अच्छा लगता है बोलते हुए. सो दिस इज इट. अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा क्या है? फायदा बड़ा मेजर फायदा है. कैसे फायदा? फायदा ये कि अगर मेरे को मेरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं पसंद आए, मान के चलो, तो आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. मैं नेक्स्ट टाइम बैलेट पेपर पे किसी और का नाम कर दूंगा. मान के चलो कि डेमोक्रेसी में जैसे मैं गवर्नमेंट बना रहा हूं पोस्ट कॉलोनी, मेरे पास डेमोक्रेसी का मौका ना मिले, आई डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव डेमोक्रेसी, एंड आई गेट अ गवर्नमेंट. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम हियर इज आई विल हैव नो अदर चॉइस बट टू यूज बुलेट. पॉइंट समझने की कोशिश करो.
So democracy actually ensures that the transfer of power in any case, whatever happens, okay, will be easiest and peacefully done. सो दिस इज द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट. तो डेमोक्रेसी, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है. डेमोक्रेसी इज लॉजिकल. विंस्टन चर्चिल हाउएवर यूज्ड टू से, हम बोलते तो करेक्ट ही थे, दैट डेमोक्रेसी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस. इनफैक्ट बोलते थे दैट ही यूज्ड टू से दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर वी हैव एक्सक्लूडेड ऑल अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो चर्चिल साहब बोलते बड़े स्टाइल से थे. The point here is we absolutely accept, but there are certain very great advantages to this part. So let us appreciate ki why were the ancient Indian philosophers, the ancient political thoughts also thinking in the same direction as what we are thinking now. So why am I telling you this again and again? कि आप जिसको naturally बोलते हो वो ही ठीक है, is not the concept कि dictatorship गलत है बिकॉज डिक्टेटरशिप गलत है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यार. लेट अस टॉक लॉजिकली. डिक्टेटरशिप इज गलत और इट इज नॉट करेक्ट वे बिकॉज इट इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न. It is not going according to the esteem, the self-esteem of people. It does not work according to the consent. और कोई भी चीज जो फोर्सेबल हो, कोई भी चीज जिसमें जरूरत से ज्यादा सो कॉल्ड फोर्स कोएशन यूज कर रहा है, इज बाउंड टू रिएक्ट टू. सो द पॉइंट हियर इज, let us understand this with regards to the concept of India. So I think best is India ka concept with appreciate this part. So India's tryst with democracy was born not only of its liberation movement but also of its affinity with what makes democracy ethically unique. It promotes equality by endowing all citizens with the same civic, political, and social rights, even as it protects and nurtures individuality and difference. This is where China India comparison is so problematic, indeed unconscionable. क्योंकि मैं डेमोक्रेसी को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कॉन्सेप्ट से नहीं देख रहा हूं. ओके, इट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लेकिन इट डज नॉट इमर्ज एज अ बुक ऑफ पॉलिटी. इट इज नॉट इमर्जिंग एज अ बुक ऑफ लॉ ओनली. It comes from a social thought process. It comes from a thought process of an ancient Indian civilization. So यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक प्लूरलिस्टिक नेशन बोल रहे हैं, ओके, जहां पर हम सब लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफराज. सो जब डॉक्टर अंबेडकर को बोला गया कि द फाउंडिंग फादर्स को बोला गया कि डोंट गिव देम यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, ये इंडियंस, इनको तो समझ में नहीं आएगा किसको इलेक्ट करना. So what did the founding fathers say? Founding fathers said, no, this is a matter of self-esteem. Pluralistic nation है. इसमें तुम इतना इंपॉर्टेंट, जब तक तुम इस ह्यूमन एंगल को अप्रिशिएट नहीं करोगे और तुम बोलोगे ना यार मेरे ख्याल से इकोनॉमिक परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट यूटिलिटेरियन कैलकुलस हो जाएगा, दैट विल नॉट बी एब्सोल्युटली. मैंने जो तुम्हें वर्ड यूज किया था सेल्फ एस्टीम, उसी को यहां पर बोला जा रहा है dignity. So very important is there is a different social and historical realities of India and China. तो हम लोग कहते हैं ना, जो कंट्रीज अपनी हिस्ट्री को नहीं रिलेट कर पाएंगे, तुम्हारा डीएनए अलग है, उनका डीएनए अलग है, उनका थॉट अलग है, वहां का थॉट अलग है, यहाँ का थॉट अलग है. यहाँ पर हम लोग इंसान की, एक पर्सन की एक इनहेरेंट डिग्निटी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. And that is it. Even if it reduces our economic growth percentage by a few degrees here and there, we will not be unhappy about it. So मैं अजल से बंदा इश्क हूँ, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर्द तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं. So important part is कि हम वो inherent, हम इंसान के अंदर की डिविनिटी, उसके अंदर की इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखने लग कोशिश करते हैं. So let's not look at चाइना. हम हर चीज में तक कोरा व्यापार नहीं करते. अच्छा ठीक है, आगे चलते. सो क्या क्या फायदा होगा सर अगर हम डेमोक्रेसी करेंगे? हाँ यार, ये वाली बात है. फायदा नुकसान तुम देखते रहो, वेरी गुड, ये देखते रहो. सो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नॉइस दैट डेमोक्रेसी जनरेट्स मेक कॉम्प्लिकेट थिंग्स. हाँ यार, बुरा तो लगता है. क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तुम लोग कुछ और बोल देते हो, मैं कुछ और बताता हूँ तुम कुछ और बता देते हो. द पॉइंट हियर इज
that it is the point here is that हम लोग को कहीं ना कहीं एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा और वो लाइन होगा लेट अस अग्री टू डिसअग्री विद वन अनदर। क्या बात कर रहे हो? यस, द पॉइंट हियर इज दैट वी हैव टू फाइंड कॉमन गुड। ओके, कोई बीच का एक लाइन, एक थॉट प्रोसेस जहां पर ये सब लोग कंबाइन कर जाए। सो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा मौका है। सो मैं ना ऐसे इस यूनिलैटरली एक सिंगल डायमेंशनली नहीं पढ़ा था। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस बताता हूँ एंड आई विल कोट श्री अरबिंदो। ओके, सो लेट मी रीड श्री अरबिंदो's का थॉट प्रोसेस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So he says, and I quote Sri Aurobindo, he says, Indian monarchy previous to foreign invasions was not, in spite of certain sanctity and great authority, conceded to the regal position and the personality of the king as the representative of the divine power and the guardian of the dharma. मैंने तुम्हें बताया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होगा, हाउ कैन दैट धर्म बी रिलीजन? ऑब्वियसली तब तो एस्टैब्लिश रिलीजन ही नहीं था। सो द पॉइंट वाज दैट इट इज जस्टिस। जब जब जस्टिस का नाश होगा तब तक अ लीडर विल इमर्ज, ओके, एंड दैट लीडर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो in any way a personal despotism or absolutist autocracy. His power was not personal, and it was besides hedged in by safeguards against abuse and encroachment, and limited by the liberties and the powers of other public authorities. तो मैं होऊंगा राजा यार, ओ राजा होने से क्या होता है, मेरे पास बड़ी पावर है। ओ कोई बात नहीं, योर पावर इज नॉट अनलिमिटेड। क्यों? Because it will always be limited by the liberties and the rights of other public authorities. I like it. And interests who were, so to speak, lesser co-partners with him in the exercise of sovereignty and administrative legislation and control. He was in fact a limited, दिल टूट गया, क्या हुआ? अभी अभी क्वेश्चन आया था, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। इस टाइम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बताओ श्री अरबिंदो के थॉट प्रोसेस में बिल्कुल ही वॉज इन फैक्ट अ लिमिटेड और अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। पहले पढ़ लेते, पहले मेरे पास आ जाते। अच्छा, नेवर माइंड। द किंग वॉज ओनली द गार्डियन, द एग्जीक्यूटर एंड द सर्वेंट ऑफ धर्मा, चार्ज टू सी इट्स ऑब्जर्वेंस and to prevent offenses, serious irregularities and breaches. He himself was bound to obey it and observe the rigorous role it laid on his personal life and action and on the province, powers and duties of his regal authority and office. So then तुम ना ऐसे कोई पुराने एपिसोड देख लेना, महाभारत देखना, महाभारत, ओके, बी आर चोपड़ा साहब के, तब तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। उसमें ऐसा है कि उसमें जो ऋषिज थे या जो गुरुज थे, ओके, जो एडवाइजर्स थे, वो राजा को बोलते थे। राजा बोलता था मैं ना ये करना चाहता हूं, तो राजा, अरे राजन तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, यू आर बाउंड टू द राज सिंहासन। तो अगर तुम्हें धृतराष्ट्र की कहानी मालूम है, तो धृतराष्ट्र वांटेड, ओके, दुर्योधन टू बिकम द किंग। अरे ऐसा कैसा? मतलब यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड and the rules of succession to the throne. ऐसे थोड़ा ना कि मैं राजा हूं तो मैं जिस मर्जी को राजा बना दूं, डायनेस्टी। नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम वेरी पावरफुल बट आई एम लिमिटेड बाय द लॉ and the protection of dharma. In fact, the Raja was supposed to fight and Raja was supposed to punish with regards to any kind of breach or any kind of violation of the law. So it is very very important that you follow dharma over here. He himself was found to obey it and observe the rigorous role it laid on his personal life and action. In spite of the sanctity and prestige attaching to the sovereign, it was laid down that obedience ceased to be binding if king ceased to be the faithful executor of the dharma. What a beautiful line. कि मैं राजा के सामने गर्दन झुका के सिर्फ तब तक ही खड़ा रहूंगा जब तक राजा धर्म को फॉलो कर रहा होगा। What a beautiful concept.
सो दिस इज वेयर वी वर डेमोक्रेटिक अबाउट। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि मोनार्की जो एक्चुअली हमारे एंशिएंट कॉन्सेप्ट में था was more of constitutional monarchy. It was not the so-called totalitarian or the pointer, and I'm talking of prior to the foreign invasions. Okay, जब यहाँ पे सल्तनत्स बन गए या यहाँ पे मुगल्स आ गए, that was a different aspect. But prior to that, it was supposed that ancient was supposed to be this, and I'm quoting Sri Aurobindo here. So, incompetence and violation of the obligation of the rule to the satisfaction of the people were in theory and effect sufficient causes for his removal. Manu even lays it down that an unjust and oppressive king should be killed by his own subjects like a mad dog. Can you believe this? So the Manu code, the code of Manu, okay, is so very clear about this part. वैसे I am not too sure on this part because जब मैंने PSI में मनु पढ़ाया था, so I had also placed a disclaimer that Britishers ने क्योंकि उसको जब अनुवाद किया गया, so multiple of these thoughts were not actually over there, and but फिर भी डाल दिया गया. But फिर भी अगर हम इसको मान लिया जाए, so Manu Samhita was very clear on this part as per Sri Aurobindo, which is normally not wrong. So he says that Manu himself had said that in case the Raja or the king goes haywire and he does not follow the rule of law, then it is actually imperative that the followers of the Raja or the king also should kill him, okay, like a mad dog. King should be killed by his own as subject like a mad dog, and this justification by the highest authority of the right or even the duty of insurrection and regicide in extreme case is sufficient to show. It is sufficient to show, my friends, that absolutism or unconditional divine right to the kings was no part of the intentions of Indian political system. ऐसे पढ़ते हैं मेरे बच्चे सब्जेक्ट को, एंड आई एम कोटिंग फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर पेज 329332. So this is how you study a subject, and then you will understand कि हमारे यहाँ पर the context of democracy is old. हाँ, mechanisms will keep on changing, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, और वो तो हम मना नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले बोला था, it is a dynamic concept, it is not a static concept. So we are following the concept here and we are very happy. So अब with regards to कि यार ये हमने कोई invention नहीं किया हुआ है. This is absolutely something that was ingrained in our DNA and we are very happy. So the author says the theory behind the authoritarian fantasy also does not hold up. First, the assumption that authoritarianism supports form of decision making that can rise above the hubbub of democratic demand making to get things done presumes that those in command will serve the general intents rather than catering to the powerful, and that when they enjoy such autonomy, they actually know what to do with it. This is just hubris. On both these points, democracies are in fact more likely to meet the necessary conditions for successful decision making. Elected representatives, no matter how venal, may have to win re-election with re-election, which means answering to broad swath of the electorate. So very important context here is that you will have to worry about democracy. लेकिन क्या है ना, ऐसा होता नहीं है. क्या सर अब क्यों नहीं होता, मतलब हद हो गई, अभी आपने पूरा प्रूव कर दिया ना. प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम ये है कि हमें ना वी हैव फ्लॉड लॉजिक. व्हाट डू यू मीन फ्लॉड लॉजिक? फ्लॉड लॉजिक इज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से. ये जो आपने विचारधारा जो आपने ज्ञान वर्षा की, ओके, ये मतलब अनबिलीवेबल है. मतलब पिछले 1 घंटे से चल रहा है, अब बता रहे हो डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप का कंपैरिजन हो रहा है. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बेस्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप को, ओके, मीडियोकर या फिर पुअरली परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी से कंपेयर कर रहे, तब तक तो हम जिंदा रहेंगे. क्या मतलब? यस, तो हमने चाइना को देख लिया. ओहो, चाइना देखा है कितना पैसा आ रहा है इनके पास, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इनके बेटर हो रहे, इकोनॉमी भाग रही है,
ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम इनको कंपेयर कर रहे हैं with those democracies which may not be doing as good in terms of economics and socio-economic indicators। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं मौका गवाना नहीं चाहूंगा। कौन सा मौका? ऐसे करते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग डिक्टेटरशिप हो, सब कहां लिख रहे हो, नीचे चलते जा रहे हो। हाँ बेटा, वर्स्ट परफॉर्मिंग जो या फिर इवन एवरेज परफॉर्मिंग डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म, वो तो दिखता ही नहीं, वो तो पाताल लोक में चले गए। ओके, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इवन इन कंपैरिजन टू पुअरली परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। आमतौर पे बेस्ट परफॉर्मिंग डिक्टेटरशिप और बेस्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज ओके आर एट पार विद वन अनदर। लेकिन द वंस विच आर पुअरली परफॉर्मिंग, वो तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गए, उनका कुछ भी नहीं रहा। तो लोग उसको कंपेयर नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई इट इज फ्लॉड लॉजिक। हमें इससे वैसे चाइना दिखाई दे रहा है बेस्ट परफॉर्मिंग, बट हमें अफ्रीकन नहीं दिखाई दे रहे, हमको वेस्ट एशियंस नहीं दिखाई दे रहे, हमको नॉर्थ कोरिया फॉर दैट मैटर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता। सो दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। सो दिस इज अ फ्लॉड लॉजिक एंड इट डज नॉट फंक्शन एट ऑल, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो हम लोग इस बात को नोटिस करें दैट हो सकता है, मतलब हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप परफॉर्म्स बेटर। लेकिन इट इज अ वेरी मेजर गैम्बल। क्यों गैम्बल? क्यों गैम्बल? इसलिए बिकॉज मान के चलो डेमोक्रेसी से जिससे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक 5 स्टार गवर्नमेंट बनेगी, ओके, वो 5 स्टार गवर्नमेंट ना बन के 3 स्टार गवर्नमेंट बनी। ओके, अरे छोड़ो यार, 3 स्टार भी नहीं बनी, 2 स्टार गवर्नमेंट, अरे सिंगल स्टार गवर्नमेंट बनी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा, रिवर्सिबल है। काय को एक गलती हुई भी तो क्या हुआ, एक गलत कदम उठा भी तो क्या हुआ, हम इसको सुधार लेंगे। अगले इलेक्शन में हम री इलेक्ट करेंगे या फिर री इलेक्ट नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट खत्म, बाय बाय, वी विल चूज सम अदर गवर्नमेंट। इट इज रिवर्सिबल एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। जब इनके पास पावर आ जाएगी, ओके, तो वो जब अथॉरिटेरियन रूल हो जाएंगे तो ये हम फंस गए। क्यों? अब बेटा फंस गए। तो एक गलत कदम उठा जो उम्र जोश में कि तमाम उम्र मंजिलें रास्ता ढूंढती रहेगी। तो वही वाला सिंपल से बात है। अब क्या करोगे? तो डिक्टेटरशिप ना आमतौर पे आते हाई प्रोमिसेस पे, वैसे जैसे डेमोक्रेट्स भी हाई प्रोमिसेस पे आते। डेमोक्रेट्स अगर डिक्टेट प्रॉमिस डिलीवर नहीं करते तो एटलीस्ट दे हैव द टेंशन कि यार इनको री इलेक्ट तो करना है, जनता के दरबार में वापस तो आना है। सो लाइक on these concepts, if you notice, okay, if we regard on this part, then we were always of the view that there is a sovereign which is beyond the sovereign. So beyond the sovereign there is another sovereign. So Dicey used to say a very nice thing. I don't know whether you know Dicey, थोड़ा रूल ऑफ लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ कि नहीं सर पढ़ा सर। तो इससे बोला था कि Dicey used to say a very nice thing. He said behind the sovereign which the lawyer recognizes, राइटिंग तो मेरी अच्छी लगी रही होगी तुमको, ओके, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow to। समझ में आया कुछ? नहीं, तुमने ऐसे पढ़ा ही, तुम टाइम पास में मेमोराइज करते हो। हम लोग क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड, योर ऑनर, योर लॉर्डशिप बोलते हैं ना, हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना। यस, तो दैट इज आवर, हम लॉयर्स ऐसे बात करते हैं ना, वी आर सॉवरेन। तो वी आर रेफरिंग इट टू द जज एज अ पर्सन, और वी आर रेफरिंग इट टू द चेयर। सो वी आर रेफरिंग इट टू द चेयर। दैट मीन्स दैट चेयर, that judge, that my lords, that judge, the court is actually exercising the will of the other sovereign। other sovereign कौन आ गया? people। अरे जनता का दरबार। तो वहां फाइनल आंसरेबिलिटी इन डेमोक्रेसी इज टू द जनता का दरबार। डिक्टेटरशिप में ऑन द कॉन्ट्ररी
the final answerability will be either to the despotic ruler or to his sycophants or to his coterie of powerful people. अब डिक्टेटरशिप के बारे में, okay, डिक्टेटरशिप के बारे में नेपोलियन यूज्ड टू से वेरी नाइसली that dictatorship में actually first you have to feed those people who got you into power. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? फर्स्ट यू विल हैव टू फीड दोज पीपल हु हैव ब्रॉट यू टू पावर. अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम्हारा हो जाएगा एत्तू ब्रूतस. क्या समझ में? मतलब तुमको उड़ा के मार दिया जाएगा. बिकॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अ डिक्टेटर लर्न्स इज दैट यू हैव टू स्टे इन पावर, अदरवाइज ये अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन रेजिम फंक्शन नहीं कर सकती. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन मैं नहीं बोलता कि डेमोक्रेसी विल ऑलवेज कीप यू एट नंबर वन पीपल्स इंटरेस्ट, बट एटलीस्ट इट विल बी क्लोज टू देयर, बिकॉज थोड़े ही टाइम बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उनको जनता के दरबार में जाना ही होगा. डिक्टेटरशिप, वंस दे गेट पावर, देयर इज अ वेरी हाई चांस दे विल फॉरगेट यू. व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू. दे हैव टू मेंटेन दोज coterie of people who are close to you. So India's democracy has been quarrelsome, cumbersome, and often dominated by elites. It has also opened social and political spaces for subordinate groups and has built a sense of shared identity and belonging in the world's largest and the most diverse society. It has preserved individual liberties, group identities, and religious and thought freedoms, all the things that confer recognition on human beings. So हमारा स्कूल ऑफ थॉट ही है माय फ्रेंड्स. हम लोग वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ वी द पीपल. सो वी द पीपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, which is the autochthonic concept, which is the function that it is to be ruled by the natives, ruled by the soil. So हमने तो अपना preamble को start भी we the people से किया, okay, in very similar to democratic spirit, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of our nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Our constitution. So we have this as an inherent thing. चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, तो मैं चाहे ancient thoughts से पढ़ूं या कहीं और से पढ़ूं. So even pose the question of a trade-off between freedoms and the roles they have played in building a pluralistic nation vis-a-vis a utilitarian calculus of development does not only does violence to the very idea of human agency and dignity, but completely abstracts from the very different social and historical realities of India and China. अब यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, हम काफी इमोशनल हो गए, लेकिन अब मुझे जनाब से दोबारा बात करनी पड़ेगी. क्यों सर, अब क्या हो गया? तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है दैट द ऑथर हैज स्टार्टेड विद नॉइजी डेमोक्रेसी. सो ही सेज, पैट्रिक हेलर सेज दैट ये नॉइजी डेमोक्रेसी हमको डिफेंड करनी पड़ेगी. तो मैंने बोला डिफेंड किससे करनी बाबा? कौन अटैक कर रहा है हमारी डेमोक्रेसी को? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं. ये कौन अटैक कर रहा है बाबा हमारी डेमोक्रेसी? हमारी डेमोक्रेसी हमारे साथ ही रहेगी. What Mr. Heller is trying to say that we are no longer following the democratic principles in India. बताओ सर, ये बात होगी बिल्कुल. So this is the last paragraph of his thought process, which I am not happy. But हमें कौन पूछ रहा है सर? आपको पूछेगा ना? हाँ, ये वाली बात भी ठीक है. So we are just saying, so let me just read it, okay, with a disclaimer, and we are not at all happy with this part. I am तो certainly not happy. लेकिन अब हमारा काम है, पैट्रिक हेलर साहब बोल रहे हैं. So he says, beyond these comparative arguments for democracy, one need look no further than the object lesson the BJP government has provided to dismiss the authoritarian fantasy. The democratic backsliding has been clear. ये word है, democratic backsliding. अच्छा, the government has not only sought to centralize, insulate and personalize decision making, but also aggressively undermined the independence of democratic institutions and silent and imprisoned opposition voices
all in the name of nationalism and promoting development. Yet the development track is dismal at the best. तो ये दोनों तरफ से अटैक करे। एक तरफ से तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि हम लोग सेंट्रलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट बढ़ेगा, ना तो तुम्हारी डेमोक्रेसी रही ना डेवलपमेंट रही। While corporate business interests and billionaire class have flourished, overall economy has sputtered, and since COVID-19 has experienced the worst contraction of any sizable economy in the world, demonetization and the disastrous responses to second COVID-19 wave were not just instances of utter policy incoherence fueled by the psychophancy and myopia that comes with an inwardly focused government, but expose a degree of callousness and arrogance rarely seen in a democracy. On the social front, the pursuit of Hindutva, a prototypical variant of authoritarian ethnic nationalism, has shaken India's democratic norms and institutional foundations and weaponized a politics of polarization and demonization that threaten to unravel the social fabric of the nation. डर लग रहा है बाबा, ऐसा ऐसा तुम लिखोगे तो टेंशन ही हो गया। ऐसा लग रहा है इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म ही होगी। तो मेरे को है ना कुछ बोलने का है। सर आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, आप क्यों बोल रहे हो? यार रुको ना, कोई मेरी बात तो सुनते ही नहीं है यार, हद हो गई है। मेरे को कुछ बोलने का है। अच्छा मैं बोलूंगा, हम भोले भाले वकील है लेकिन हम कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मैं मिस्टर पैट्रिक हेलर से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। सो पहले मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि सर रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है? हाँ ये बात तो है। तो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी के तो क्या क्या फीचर्स है, ठीक है? तो मिस्टर हेलर साहब तो मेरी बात में पता नहीं, मेरा वीडियो तो नहीं देखेंगे लेकिन मैंने तो उनका एडिटोरियल पढ़ लिया ना, तो मैं तो देखूंगा। तो नंबर 1 इज पीरियोडिक इलेक्शंस होना चाहिए। यस, तो हमारे पास होना चाहिए फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस, टाइमली या रेगुलर जो मर्जी करना बोल दो, ठीक है सर। तो ठीक है सर, हो गया। अगला देखो, अगला एक ही होता है, अरे आगे भी तो देखते हैं। अच्छा दूसरा क्या? फिर होना चाहिए सर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज मतलब, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज मीन्स every adult beyond a particular age as the parliament by law जो कि आज है 18 shall have the right to vote. Okay, right ना भी बोलेंगे, can vote. Okay, can vote. Okay, minus whatever the conditions of disqualification. ठीक है सर। फिर क्या है? That सबसे important is consent of the people. Okay, सहमति of the people होना चाहिए। There should be answerability of the government to the people. हाँ ठीक है, समझ गए। तो answerability to the people होना चाहिए। तो सरकार आपको जवाबदार होनी चाहिए। सरकार जनता के दरबार में आए तो जनता के सवालों का जवाब देना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। फिर होना चाहिए that there should be no discrimination. ओके, आर्टिकल 15 फॉलो करते चले जाओ, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करो, ओके, बेसिक ह्यूमन राइट्स मेंटेन करो एंड सो ऑन सो फॉर्थ। वेरी गुड। एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड ब्रेव जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल सर, जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी नहीं होगी तो कौन चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करेगा? वेरी गुड। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, रिस्पॉन्सिबल एज एन आंसरेबल गवर्नमेंट, और सब उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। मैं आवाज देता हूँ, आवाज दे कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई क्राइसिस आया कंट्री में, कोई वॉर सिचुएशन आया, कोविड हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो सरकार दिखनी मांगती है हमको कि कहाँ है बाबा, सरकार है कि चली गई। ओके, सो वी मस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड वी मस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। वेरी गुड। फिर क्या होना चाहिए सर? हमारे पास इंश्योर्ड होना चाहिए दैट वी हैव अ वेरी प्रॉपरली फॉर्म्ड and a clearly written constitution of India, which is actually the, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें और आ जाती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर होने चाहिए। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मेंटेन होना चाहिए। वेरी गुड सर। वी शुड हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स बीइंग फॉलोड। वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ओके, डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कुछ भी आपने ये देखा है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड वी शुड हैव what is popularly called as a limited government। ठीक है सर, ठीक है। तो पैट्रिक हेलर साहब चल बोल के चले गए, अब हम क्या करें? ओके, अब क्या करें सर? करे तो क्या करें? हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है। वेरी गुड। तो हमारे पास है, एक बार रिवाइज करेंगे
नहीं नहीं, हमको याद हो गया सर, क्या रिवाइज करना, आप क्या सपोर्ट करना, या मेरी ऐसे कोई नहीं सुन रहे हो? ओके, मैं तो बोलूंगा। ऑलराइट, तो मैं बोल रहा हूँ पीरियोडिक इलेक्शंस करना है, विच शुड बी फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस। वेरी गुड। हमारे यहाँ क्या होता है? अरे ये क्या है? तो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहा है, और इन्होंने वन पार्टी रूल को देखा। ओके, हमने देखा कि वन पार्टी कितने सारे स्टेट्स में हारी, कितने सारे स्टेट्स में जीती, कि कहीं पर कंबाइंड पार्टीज बन रही है, कहीं पर राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। वी आर encouraging people to come out and vote. We are trying to ensure that as many number of people आएंगे। अभी अभी डिलिमिटेशन कमीशन का भी कॉन्सेप्ट हुआ है, तो वोटिंग तो हो रही है सर। सर आप पूरी बात तो पढ़ोगे नहीं ना, है ना? आपने एक बात बोल दी और दूसरी बात खत्म हो गई, या तुम तो नाराज हो गए। तो हमारे यहाँ पे फ्री फेयर एंड इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, सो ईवीएम बीच में इशू हुआ था, ईवीएम टैंपरिंग का, अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं सर? हो रहा था। ये जो वन पार्टी बोल रही थी ना, इस पार्टी पे इल्जाम था। क्या था? इल्जाम ये था कि भाई आप ये ना सब गड़बड़ कर रहे हो, ईवीएम टैंपरिंग हो रही है। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी अचानक बंद हो गई। कैसे? जैसे वो वन पार्टी, सो कॉल्ड पार्टी, किसी इलेक्शन में हार गई, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको क्लैरिफाई किया कि ऐसे करो कि वी हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म्स, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देयर इज नो सेंट्रल यूनिट। जो मैंने तो मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। ऑल्सो दे एक्चुअली चैलेंज्ड पीपल कि आओ जी इसको टैंपर करके देखो, नोबडी केम। सो वी हैव इनफैक्ट हमारे यहाँ पे नन ऑफ द वर्ब और नोटा, ओके, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 के बाद हैड बिकम अ कंपल्सरी कॉन्सेप्ट। सो वी आर ऑल्सो गिविंग यू फ्री फेयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चूजिंग नोटा ओवर हियर, विच ऑल्सो इंश्योर्स सीक्रेट बैलेट। सर अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा ये नहीं लग रहा कि ये तो दोनों पॉइंट्स उड़ गए, इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे तो ये ठीक ही हो रहा है, फ्री इलेक्शंस हो रहा है, फेयर इलेक्शंस हो रहा है, टाइमली इलेक्शंस हो रहा है, किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा, कभी वो हार भी रहे कभी जीत भी रहे। ईवीएम टैंपरिंग का तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एनकरेज पीपल कि बाहर आओ, वोटिंग करो। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हम घर पे जाके वोटर्स आईडी कार्ड दुनिया भर के चेंजेस कर रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग। प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, जरूर कहीं और प्रॉब्लम है। सो कंसेंट ऑफ द पीपल, आंसरेबिलिटी ऑफ द पीपल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये जरूर नहीं चल रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। सो अगर हम लोग जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खुद की स्टेटमेंट सुने, द ऑनरेबल जज इन द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने खुद ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ओके, वेरी सून। सो the he said dissent is the safety valve of democracy. If you don't allow dissent मतलब मैं सरकार को अपोज करना मेरी परमिशन है, द प्रेशर वॉल ऑफ डेमोक्रेसी विल बर्स्ट। ये तो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो खुद ये बात बोल रहा है दैट वी आर गोइंग टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द पीपल टू अपोज द गवर्नमेंट इफ दे डोंट लाइक समथिंग बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिसेंट। सर ये तो फिर गड़बड़ हो गई। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाँ, हमारी जुडिशरी हैज रिजन एंड एट ऑल ओकेजन्स wherever it was required to uphold the rule of law, to uphold constitutional spirit, to uphold the fundamental rights. It has involved, in fact, इल्जाम तो उल्टा ही लग गया कि there is judicial overreach. हर टाइम they go and fight out, even taking suo moto action. तो सर डेमोक्रेसी तो मेंटेन लग रही है, नहीं जरूर कुछ और गड़बड़ होगा। ओके, तो वी फॉलो दिस पार्ट, ओके, ऑफ फुलब्राइट, and it says in a democracy dissent is an act of faith. एक्ट ऑफ फेथ क्यों बोलते हैं? एक्ट ऑफ फेथ इसलिए बोलते हैं कि जब मैंने सरकार चुनी थी तो ये सरकार मेरी सरकार थी, ये सरकार मुझे सुनने वाली होनी चाहिए, और जो मेरी सरकार है उसे मेरा अगर कोई बात मुझे नहीं पसंद आया तो मुझे राइट होना चाहिए कि आप मेरी सुनो। इफ यू डोंट लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से and you अचानक become holier than thou or more powerful, then I hope you are understanding there's a breach of faith. Dissent is to be allowed in a democracy and nothing better than what the Honorable Supreme Court has just said. Zarur garbad hai, sir. So we have responsible government, okay, we have an independent judiciary. Now do we have a responsible government and a responsive government?
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तो हम इसी पॉइंट से बोल सकते हैं दैट जब भी इंडिया में कोई क्राइसिस आया, ओके, वी हैव टेकन दिस पार्ट. Opposition is still asking questions. We are still maintaining parliamentary democracy. We are always abiding. There are debates, discussions, in spite of the fact that there are so many problems happening in parliamentary democracies. दुनिया भर के objections है. We are continuing. And please let us not go on the context of कि क्या ज्यादा और क्या कम. There is no, there is always a bound of subjectivity or also a spectrum. Parliamentary democracy is functioning. We are still having the power. Everyone, खुद Supreme Court ने बोला है that peaceful protest is allowed and in fact it is a right of the people. And we are upholding that. What is happening around Delhi or wherever it is happening, everybody is given due course of hearing and everybody is given an opportunity to vent out or to put their problems towards the government, and the government has to answer. COVID-19 hua, it was a world, the world was in danger. Okay, it is still in danger. The pandemic, the government did not, in fact, facing criticism also, it went towards lockdown. तो ये जो ऑथर बोल रहे हैं कि देयर हैज बीन एन इकोनॉमिकल बैकलैश ऑफ कोविड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इज इंडिया टू बी सिंगल्ड आउट and no other country has tolerated that? Or is India the only country which has taken the downturn and no other country has taken it? Considering the population, considering the size, considering the socio-economic conditions of India, have we not, or has the government not responded well or not so well? Is a different opinion. Is India still maintaining democratic spirit? I am saying, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, ओके, हमारी कौन सुनता है, ओके, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, हम तो भोले भाले लॉयर्स है. हमें ऐसा लगता है कि द लास्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑथर आर supposedly anti-establishment, but he's entitled to his view, so are we. But the rest of it, we have learned quite a bit about what is the difference between democracy and dictatorship and how we can always ensure that with democracy also we can maintain our development spirit, and it has got nothing to do with dictatorship. And let us not therefore compare China to India. ऐसे पढ़ते हैं मेरा बच्चा एक सब्जेक्ट को, तो इसी एक छोटे से आर्टिकल से हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली, हमें कितना कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आ गया, फिलोसफी आ गई, एंड वी हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन फार मोर डिटेल. तो अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना आता है और आपको अच्छा लगता है कि यू रियली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड इन अ टॉपर वे, देन प्लीज यूज माय कोड SEDLIVE SIDLIVE, और आज ही इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस, कंप्लीट IR, कॉम्प्रिहेंसिव PSIR फॉर ऑप्शनल एज वेल एज इंटेंस मल्टीपल चॉइस का आंसर राइटिंग तुम्हारे साथ करूंगा. You are a wise gang of students. We will continue with session number 2. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.